तो भाइयों आज सुबह हुआ था यूएफसी के अंदर इंडियन फाइटर मृदुल साइकिया वर्सेस बिलाल हसन की डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में एक मैचअप। और इस मैचअप के अंदर बिलाल हसन ने मृदुल साइकिया को फर्स्ट राउंड के 45 सेकंड में यहाँ पर टीकेओ कर दिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम मृदुल साइकिया के लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है यहाँ पर इंडियन एमएमए की, साथ ही साथ लोगों का ऐसा कहना है मृदुल साइकिया को बिलाल हसन जैसे अपोनेंट के साथ यहाँ पर यूएफसी ने क्यों पेयर करा, दोबारा से चांस क्यों मिला मृदुल साइकिया को, इवन दो उन्होंने लास्ट ईयर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी। उस सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। यूएफसी स्काउटिंग किस तरीके से होती है, रोड टू यूएफसी डेना वाइट कंटेंडर सीरीज क्या है, सारी चीजें आप सबको बताऊंगा। साथ ही साथ भाइयों इस हफ्ते होने वाला है यूएफसी 330 इवेंट। इस्लाम माचव अपनी बेल्ट डिफेंड कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने एक बहुत बड़े राइवल इलिया टुपुरिया हामजा चिमाएव के बारे में काफी सारे स्टेटमेंट्स दिए, उसको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले यहाँ पर डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में मृदुल साइकिया की यहाँ पर फाइट होने वाली थी और ये काफी हाइप्ड थी। एमएमए कम्युनिटी इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही थी, क्योंकि भाइयों डेना वाइट कंटेंडर सीरीज एक ऐसा टूर्नामेंट है, शो है, एक तरीके से आप मान सकते हो। इसमें आपको फर्स्ट फाइट ही दी जाती है और एक फाइट जीत के आप सीधा यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। ऐसा यहाँ पर सेटअप कर रखा है डेना वाइट कंटेंडर सीरीज को। और इससे अंदर यहाँ पर ऐसे फाइटर सेलेक्ट होते हैं जो कि आगे जाके यूएफसी के चैंपियन भी बनते हैं। हमने देखा शॉन ओमैली यूएफसी का ऐसा फाइटर था जो डेना वाइट कंटेंडर सीरीज से ही आया था। जमाल हिल भी यहाँ पर डीडब्ल्यूसीएस से ही यहाँ पर यूएफसी के अंदर सेलेक्ट हुआ था। बट भाइयों इसके अंदर जो अपना फाइटर गया था उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं निकल के आई है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। राउंड 1 के अंदर मृदुल साइकिया को यहाँ पर बिलाल हसन ने यहाँ पर डोमिनेट करा। अब फाइट से पहले जो इस फाइट की बातें करी जा रही थी कि ऑब्वियसली बिलाल हसन एक ऐसा फाइटर था जिसको यूएफसी के बाहर वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव, वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट प्रोस्पेक्ट माना जा रहा था फ्लाईवेट डिवीजन का, और उसको बहुत डेंजरस फाइटर माना जा रहा था। हालांकि हम मृदुल साइकिया और बिलाल हसन के रिकॉर्ड्स को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको सिमिलर रिकॉर्ड्स लगेंगे, बट भाइयों इनके क्वालिटी ऑफ अपोनेंट्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर बिलाल हसन केज फ्यूरी में चैंपियन रह चुका था, 2 टाइम्स अपनी बेल्ट भी डिफेंड कर रखी थी उसने चैंपियनशिप लेवल पे, और मृदुल साइकिया का उसके कंपैरिजन कोई भी यहाँ पर लेवल नहीं था। अब भाइयों लॉस आया तो आया, उसके अलावा एक और क्रिटिसिज्म यहाँ पर ये हो रही है कि यूएफसी जैसी कंपनी जो कि इतने लिमिटेड फाइटर्स चूज करती है, स्पेशली इंडिया जैसे मार्केट के लिए जहां पर इतनी कम अपॉर्चुनिटीज है, इतने सारे यहां पर फाइटर्स हैं और साल में 1 या 2 अपॉर्चुनिटी आती है। एक रोड टू यूएफसी की अपॉर्चुनिटी आती है, एक डेना वाइट कंटेंडर सीरीज की अपॉर्चुनिटी आती है। तो फिर ऐसे फाइटर को यहां पर दोबारा से मौका क्यों मिला? मृदुल साइकिया लास्ट ईयर भाइयों रोड टू यूएफसी में सेलेक्टेड थे। लास्ट ईयर रोड टू यूएफसी में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया था। अगुल अली ने उनको फर्स्ट राउंड, ओपनिंग राउंड के अंदर ही 35 सेकंड्स के अंदर नॉकआउट कर दिया था। और उसके बाद, उस परफॉर्मेंस के बाद उनको डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में तुरंत दोबारा अगले सीजन में मौका मिल गया। ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठा रहा है। सबसे पहले तो भाइयों जो बंदे यहाँ पे फाइटर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं कि वो फाइट करने क्यों गया था, वो सबसे ज्यादा पॉइंटलेस चीज लगती है मुझे। क्योंकि देखिए भाइयों, चाहे मैं हूं या आप हो, अगर एक एमएमए फाइटर हो, सीरियस प्रोफेशनल फाइटर हो, आपने अगर रोड टू यूएफसी में गए, आपकी लॉस निकल के आ गया, उसके बाद आपको दोबारा से ऑफर दिया गया डेना वाइट कंटेंडर सीरीज का, तो क्या आप मना कर दोगे? ऑब्वियसली एज अ फाइटर या फाइटर का जिम या फाइटर का टीम उस अपॉर्चुनिटी को दोबारा से ग्रैब करेगा, चाहे वो जस्ट अगले महीने ही क्यों ना आई हो। कोई भी फाइटर यहाँ पे जानबूझ के एक अपॉर्चुनिटी, और यूएफसी जैसी अपॉर्चुनिटी इंडिया जैसे कंट्री में बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो इसमें डायरेक्ट फाइटर की गलती नहीं है, गलती है यहाँ पर यूएफसी की स्काउटिंग टीम की, मैच मेकिंग टीम की। आई डोंट नो भाई, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मृदुल साइकिया को एक एस्केप गोट बनाया गया है बिलाल हसन को यूएफसी में लाने के लिए। यूएफसी काफी टाइम से बिलाल हसन को ट्राई कर रही थी यूएफसी में डालने का। अभी क्रेडिबिलिटी भी दिखानी है कि एक फाइटर है, वो डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में जीता, तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा सैक्रिफिशियल लैम्ब की तरह मृदुल साइकिया को उसके अगेंस्ट पेयर किया गया था। बट देन अगेन भाइयों, ये मृदुल साइकिया की परफॉर्मेंस के लिए मैं कोई यहाँ पर डिफेंस नहीं दे रहा, क्योंकि आप यूएफसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो आप ऐसा नहीं देख सकते ये प्रीवियस कंटेंडर है, ये चैंपियन रह चुका है तो मैं इससे फाइट नहीं करूंगा। आपकी फाइट एट अ गिवन मोमेंट किसी के साथ भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। अनरैंक में भी आप चैंपियन से भिड़ सकते हो। तो डीप वाटर्स के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए यूएफसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और मृदुल साइकिया इस चीज के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो, लास्ट ईयर जब उनकी रोड टू यूएफसी में फाइट हुई, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक बहुत डिवास्टेटिंग लॉस लिया। उसके बाद सिर्फ एक फाइट करी और उसके बाद डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में आ गए। एक साल में भाइयों कितना ही इंप्रूव कर सकते हो आप। स्पेशली भाइयों कंसिडर किया जाता है ऐसा कि डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में जो फाइटर्स आते हैं इनका लेवल कुछ और ज्यादा होता है। रोड टू यूएफसी के फाइटर्स का लेवल उतना नहीं होता है जितना डीडब्ल्यूसीएस के फाइटर का होता है। तो मृदुल साइकिया की तरफ से भी ये थोड़ी बहुत कॉन्टेम्पलेशन करनी चाहिए थी उनको कि उनके स्किल्स उतने डेवलप्ड है नहीं है ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए। और तो और भाइयों यहाँ पर इंडियन
फाइटर्स की यहाँ पर आईक्यू को भी यहाँ पर क्वेश्चन किया जा सकता है कि ऑब्वियसली जब इतना बड़ा स्टेज होता है तो ऐसी वाइल्ड परफॉर्मेंसेस क्यों निकल के आती है। लास्ट ईयर DWCS में अर्शियान मेमन की फाइट थी, उन्होंने भी अचानक से ही ब्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस मृदुल साइकिया से काफी बेटर थी, उन्होंने एक फाइट बैक तो पुटअप करा था, बट उन्होंने भी जो अपनी फाइट हारी थी वो बहुत ही वाइल्ड तरीके से हारी थी। तो आपको जब पता है कि आपके सामने बिलाल हसन जैसा ऐसा क्रेजी फाइटर, पता है कि उसके पास नॉकआउट पावर है, वो इतनी खतरनाक स्ट्रीक पे चल रहा है, तो उसके अगेंस्ट आपको थोड़ा सेफ खेलना चाहिए था। अपने फाइटर्स सेटल डाउन ही नहीं होते, उनको सेटल डाउन होने का भी चांस नहीं मिलता, और ये चांसेस खुद से क्रिएट करने चाहिए थे। साइकिया को यहाँ पर अपना ग्राउंड गेम मिक्स करना चाहिए था थोड़ा, जिसके लिए वो जाने जाते थे। बिलाल हसन जैसे खतरनाक अपोनेंट के अगेंस्ट फ्लाईवेट डिवीजन में, जिसमें हैंड स्पीड ऑलरेडी बहुत तेज होती है, उसके अगेंस्ट मृदुल साइकिया ने विदाउट एनी फेंट्स, विदाउट एनी जैब एक लो काफ किक मारने का ट्राई किया और उसको काउंटर करा। बिलाल हसन ने सीधा फेस पे पंच पड़ा और उसके बाद मृदुल साइकिया नीचे गिरता है, उसको डोमिनेट करते हैं यहाँ पर बिलाल हसन। फाइट यहाँ पे खत्म हो जाती है, 45 सेकंड के अंदर लॉस ले लिया मृदुल साइकिया ने। और ये जो परफॉर्मेंस आई है भाइयों, इसके बाद लाजमी यहाँ पर क्रिटिसिज्म होना तय था। अपनी इंडियन एमएमए कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है, जो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं मैं उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ भाइयों, की जो इंडियन फैंस है वो सपोर्ट तभी दिखाएगी आप सबको। हमेशा फाइटर्स की तरफ से कंप्लेन रहती है और ये लेजिट है कि इंडियन एमएमए को सपोर्ट नहीं मिलता है, फाइटर्स को कोई सपोर्ट नहीं दिखाता, ऑडियंस भी देखना पसंद नहीं करती है। लेकिन ऑडियंस तभी देखेगी जब उनको एक एक्चुअल फाइट बैक देखने को मिलेगा। जीत हार अलग चीज होती है भाइयों, बट जिस तरीके से इंडियन फाइटर्स हार रहे हैं, हार दूसरे कंट्री के भी फाइटर्स रहे हैं, चाइना, कोलंबिया, इन सब के फाइटर्स भी हार रहे हैं, लेकिन वो एटलीस्ट एक फाइट बैक पुटअप करते हैं। यहां पर ऐसा लगता है कि लिटरली लेवल 0 वाले को लेवल 100 के साथ लड़वा दिया गया है यूएफसी के अंदर। ऐसी फाइट बैक वाली परफॉर्मेंसेस जब तक नहीं आएंगी, अर्शियान मेमन भी लास्ट ईयर हारा था, लेकिन उसको उतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं मिली थी क्योंकि उसने फाइट बैक पुटअप करा था। रोड टू यूएफसी के अंदर भी मृदुल साइकिया ने बिल्कुल भी फाइट बैक पुटअप नहीं करा। अगू लाली जैसे बी टियर फाइटर को उन्होंने बहुत तगड़ा दिखाया अपनी परफॉर्मेंस के कारण। तो ये सारी चीजों की क्रिटिसिज्म यहाँ पे डेफिनेटली होगी, बट यहाँ पर ये गलती बिल्कुल भी नहीं है मृदुल साइकिया की कि उन्होंने फाइट क्यों करी। फाइट की अपॉर्चुनिटी किसी भी प्रोफेशनल फाइटर या प्रोफेशनल टीम को आएगी तो डेफिनेटली इस चीज को ग्रैब करेंगे। बाकी भाइयों मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक्चुअल गलती यूएफसी की स्काउटिंग टीम की है, कि आखिर यूएफसी की जो स्काउटिंग टीम है इंडिया के अंदर वो क्या सोच के फाइटर्स को सेलेक्ट करती है। हालांकि मृदुल साइकिया की रोड टू यूएफसी में सिलेक्शन हुई, नो प्रॉब्लम, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बट मैं ये मानने के लिए रेडी नहीं हूं कि इंडिया के अंदर और फ्लाईवेट के फाइटर्स नहीं मिलेंगे जो कि ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, ना भी करते हैं किसी और को चांस मिलता है डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज के अंदर। यूएफसी स्काउटिंग टीम की यहां पर गलती है। मृदुल साइकिया को दोबारा चांस मिलना चाहिए था, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने जस्ट फाइट करी है रोड टू यूएफसी के अंदर, 7-8 महीने पहले ब्रूटल लॉस लिया है, तो कहीं ना कहीं एक कूल डाउन पीरियड होना चाहिए इन फाइटर्स के लिए कि वो आप दोबारा से यूएफसी में तभी कंपीट कर सकते हो जब आपने इतने सेट मैचेस जीते हो या इतना ईयर आपने बाहर ट्रेनिंग कर रखी हो कंसिस्टेंटली, तभी आपको दोबारा यूएफसी में चांस मिलना चाहिए। क्योंकि विदाउट स्किल डेवलपमेंट आप दोबारा सेम चीज करने जाओगे, गलतियां करना सही होता है भाइयों, बट जब तक आप गलतियों पर इंप्रूवमेंट करके दोबारा से अटेम्प्ट नहीं लोगे, रिजल्ट सेम ही आने वाला है। तो ये सारी चीजें यहां पर डेफिनेटली आनी चाहिए। एक कूल डाउन पीरियड्स यूएफसी को जरूर से इंट्रोड्यूस करना चाहिए फाइटर्स के लिए जिन्होंने पहले यूएफसी में फाइट कर रखी है, यूएफसी के किसी कंपटीशन में, चाहे वो अल्टीमेट फाइटर हो या डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज हो या जो भी हो, उसमें यहां पर मिल चुका हो। और भाइयों यूएफसी की मैच मेकिंग स्काउटिंग टीम एक्चुअली इस टाइम पे बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट डिसीजंस बना रही है। उसका एक बहुत यूनिक एग्जांपल आपको बताता हूं। कुछ महीने पहले अपने इंडियन फाइटर चुंगरेन कोरेन ने रोड टू यूएफसी के ओपनिंग राउंड में विक्ट्री ली थी और उनका जो अपोनेंट था उस वो डोमिनेट हुआ, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, सबमिट कर दिया था यहां पर चुंगरेन कोरेन ने उसको, लेकिन उसको भी दोबारा से चांस मिल गया यहां पर डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज में। अब यहां पर उसका आप देख सकते हो किस तरीके से ये बैलेंस बनता है कि अगर चुंगरेन भाई को यहां पर 3 फाइट्स जीतनी पड़ेगी और वो अपोनेंट चुंगरेन भाई से हार के अगर डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज के वीक 9 में उसकी फाइट होने वाली है, अगर वो उस फाइट को जीत गया तो वो सीधा यूएफसी में पहुंच जाएगा। बट अगर चुंगरेन भाई यहां पर फाइट जीत जाते हैं अपनी सेमीफाइनल्स भी, तो उनको फिर फाइनल्स भी लड़ना पड़ेगा, तब उनकी सिलेक्शन होगी। अब ऐसा हो यहां पर कि कोई एक फिक्स टारगेट हो कि हाँ जो रोड टू यूएफसी में अच्छा परफॉर्म करेगा उसको एक और चांस मिलेगा यहां पर डेना व्हाइट कंटेंडर सीरीज में। तो ये सारी चीजें ऐसी अगर सेट पैटर्न हो, कोई एक्चुअल यूनिफॉर्मिटी हो जो फॉलो हो रही हो, तो उससे ज्यादा क्लैरिटी बनती है फैंस के बीच में भी, फाइटर्स के बीच में भी और मैनेजर्स के बीच में भी। बाकी भाइयों आपका क्या सोचना है इस बारे में, आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं यहाँ पर UFC 330 के बारे में। ये सारी चीजें हटाओ भाइयों, इस टाइम पर हम सबको पूरा फोकस करना चाहिए UFC 330 के अंदर। इस्लाम महाजेव अपना टाइटल डिफेंड कर रहे हैं इयन गैरी के अगेंस्ट। अब पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं भाइयों, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है लोग काफी ज्यादा डिवाइडेड है, अटेंशन नहीं आ रहा लोगों का। मैं देख रहा हूं UFC 330 की उस तरीके की हाइप फील नहीं हो रही जैसे प्रीवियसली इस्लाम की जब फाइट होती है तब फील होती थी। आई डोंट नो, मे बी शायद पिछले कुछ महीने से लगातार तगड़े इवेंट्स हो रहे हैं तो UFC के ऑडियंस थोड़ा यहाँ पर
वो हो चुकी है, स्पॉइल हो चुकी है ज्यादा। आप सबका क्या ओपिनियन है इस बारे में मुझे बताना। बाकी भाइयों UFC 330 इवेंट यहाँ पर 16 अगस्त को होने वाला है। इयन गैरी और इस्लाम माहाचेव का फर्स्ट फेस ऑफ हो चुका है और इस फाइट से पहले सबसे बड़ी जो बात कही जा रही थी और वो थी हाइट डिफरेंस की। अब जब फर्स्ट फेस ऑफ यहाँ पर निकल के आया भाइयों तो हाइट डिफरेंस उतना ज्यादा दिखा नहीं इस्लाम और इयन गैरी के बीच में। इयन गैरी की जो यहाँ पर रिकॉर्डेड हाइट है वो है 6'4", 6'3" के अराउंड है और इस्लाम माहाचेव की 5'10" है और इस हिसाब से इन दोनों के बीच में एक बहुत सिग्निफिकेंट गैप होना चाहिए था। 5'10", 5'11" भाई वो मेरी हाइट है और मेरे सामने जब कोई एक 6 फुट का बंदा खड़ा होता है तो एक्चुअली मुझसे काफी लंबा दिखता है। और यहाँ पर इयन गैरी एक 6'4" है और उसकी हाइट यहाँ पर ऑलमोस्ट इस्लाम माहाचेव के बराबर जा रही थी। तो आई एम पर्सनली श्योर भाइयों इस टाइम पे कि UFC जो ये हाइट्स रिकॉर्ड करती है इसमें जरूर कुछ ना कुछ लोचा होता है यहाँ पर, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है फाइटर्स की हाइट बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। ड्रिकस डुप्लेसिस और इजराइल अडेसानिया की आप देख सकते हो हाइट में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस दिखे थे जब उन्होंने फेस ऑफ करा था, जब वो एक्चुअल ऑक्टागन में थे। तो सिमिलर तरीके से ये वाली जो चीज है कि इयन गैरी और इस्लाम माहाचेव यहाँ पर 5 इंच के डिफरेंस पे तो डेफिनेटली नहीं है। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा भाइयों, बेसिकली यहाँ पर UFC के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ऐसा लिखा है कि इयन गैरी के पास 10 सेंटीमीटर की हाइट एडवांटेज है और 10 सेंटीमीटर की रीच एडवांटेज है। हाथ कितने लंबे हैं ये दोनों में 10-10 सेंटीमीटर की एडवांटेज है और ये बहुत बड़ी एडवांटेज मानी जाती है। कंसिडरिंग रीच को तो बहुत बड़ा एडवांटेज माना जा रहा है, बट हाइट ऑलमोस्ट दोनों की सेम दिख रही है। बहुत लोग भाई यहाँ पर अब कमेंट करेंगे कि जूते पहन रखे थे इस तरीके के उस तरीके के। भाइयों किसी भी तरीके के जूते पहन लो अनटिल अनलेस वो हील्स ना हो, इतनी ज्यादा डिफरेंसेस नहीं हो सकती है। 6'4" और 5'10" के बीच में बहुत बड़ा हाइट डिफरेंस होता है। मिराब डोलिशविली और शॉन ओमैली के बीच में हाइट डिफरेंस जितना है उतना हाइट डिफरेंस लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि यहाँ पर ऑन पेपर्स है, बट एक्चुअल में उतनी हाइट डिफरेंस नहीं है। और जो रीच डिसएडवांटेज है वो भी अब काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल है कि UFC ने रीच भी एक्यूरेटली मेजर करी होगी कि नहीं करी होगी। बाकी भाइयों फाइट से पहले इस्लाम माहाचेव ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया और उनका ऐसा कहना है कि उनके अपोनेंट इयन गैरी को कोई भी पसंद नहीं करता है। फाइट के अंदर यहाँ पर स्टेडियम में जो भी चीयर करेंगे लोग वो उनके लिए ही चीयर करने वाले हैं, इवन दो वो अपनी होम कंट्री में नहीं है, बट स्टिल जो भी लोग यहाँ पर चीयर कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं वो इस्लाम को ही कर रहे हैं, ना कि इयन गैरी को। और उनका ऐसा कहना है कि इस फाइट के बाद मैं इयन गैरी को हम्बल और रिस्पेक्टफुल बनाने वाला हूं। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया है। इयन गैरी से यहाँ पर ट्रैश टॉकिंग चालू है, इयन की कैंप की तरफ से भी काफी सारी ट्रैश टॉकिंग आ रही है। इयन गैरी ने कीप माई बेल्ट वार्म बोला था यहाँ पर इस्लाम माहाचेव को, तो ये सारी चीजें चल रही है। इस्लाम ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया अपने अपोनेंट को लेके। साथ ही साथ भाइयों अपनी फाइट से पहले इस्लाम माहाचेव ने इलिया टुपुरिया और हामजा चिमाएव के ऊपर भी स्टेटमेंट दिया। हम सबको पता है 2026 में अगर कोई 2 लॉसेस सबसे ज्यादा शॉकिंग थे तो वो थे हामजा चिमाएव ने अपना अनडिफीटेड रिकॉर्ड खोया और ठीक अगले महीने इलिया टुपुरिया ने अपना अनडिफीटेड रिकॉर्ड खो दिया। और ये दोनों फाइटर्स ऐसा माने जा रहे थे कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स बनने वाले हैं। तो इस्लाम माहाचेव ने ऐसा प्रेडिक्ट करा है कि कहीं ना कहीं इलिया टुपुरिया और हामजा चिमाएव ने यहाँ पर ट्रेनिंग में इश्यूज दिखाए हैं, ट्रेनिंग में वो पूरी तरीके से डिसिप्लिन नहीं थे और उनके जिम्स की ये गलती है। और इस्लाम माहाचेव ने ऐसा कहा है कि अब्दुल मनाफ नुरमागोमेडोव स्कूल जहां वो ट्रेनिंग करते हैं दागिस्तान में, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। वो एक बार सक्सेस अचीव करने के बाद ऐसा स्लैक ऑफ नहीं करते, जो कि इलिया टुपुरिया और हामजाद के जिम्स ने करा है। और इसीलिए यहाँ पर जो उनका जिम है अब्दुल मनाफ नुरमागोमेडोव स्कूल, वो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट MMA जिम्स कंसिडर किया जाता है। और ये कहीं ना कहीं फैक्ट भी है भाइयों, क्योंकि जिस लेवल की डेडिकेशन, जिस लेवल की वो लोग डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, इवन दो कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर्स उनके फाइटर्स से कभी कोई चैंपियन आता है, कभी कोई ओलंपिक मेडलिस्ट आता है, बट स्टिल जो एंथुसियाज्म, जो हार्डवर्क पुट इन होता है, वो फेम लाइमलाइट आने के बाद भी बिल्कुल भी कम नहीं होता उस जिम का। तो अब्दुल मनाफ नुरमागोमेडोव स्कूल में भी सबसे बड़ा जिम ना हो, सबसे स्किल्ड जिम ना हो, बट डेफिनेटली हार्ड वर्किंग के हिसाब से भाई उन दागिस्तानी फाइटर्स की यहाँ पर डिसिप्लिन और हार्डवर्क को डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन है। मैं पर्सनली इस चीज के लिए दागिस्तानी फाइटर्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जिस लेवल पे वो डेडिकेशन दिखाते हैं, भले वो सबसे ज्यादा स्किल्ड ना हो, सबसे ज्यादा पावरफुल ना हो, बट मैं खुद जब दागिस्तान विजिट करके आया था मैंने देखा था कि किस डेडिकेशन से हमारी ट्रेनिंग हो रही है। सुबह का ट्रेनिंग सेशन, फिर रिकवरी, फिर दोबारा से ट्रेनिंग सेशन, फिर रात को तुरंत सो जाना। फाइटर्स बहुत डिसिप्लिन में चल रहे हैं भाइयों। बाकी की जगह पे जो जिम्स है, जो वेस्ट में जिम्स है, वो स्किल वाइज, इक्विपमेंट वाइज, ट्रेनिंग वाइज बीट कर दे इनको, बट भाई हार्डवर्क और डेडिकेशन में इनको बीट कर पाना बहुत कम ही जगह पे
मैंने देखा है। बाकी इस्लाम महाचेव ने इलिया टोपुरिया के लिए एक और शॉकिंग स्टेटमेंट दिया और उनका ऐसा मानना है कि इलिया टोपुरिया अगर ये सारी चीजों को हटा दे जो उसकी लास्ट परफॉर्मेंस आई थी, इस्लाम महाचेव का ऐसा कहना है कि इलिया टोपुरिया दोबारा से यूएफसी चैंपियन बन सकता है। अब बहुत सारे लोग इससे अग्री करेंगे, बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, बट इस्लाम खुद एक चैंपियन है, उसको पता है कि इलिया टोपुरिया की लास्ट फाइट में क्या हुआ था। वो एक बहुत अच्छा फाइटर है, उसकी बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, रेसलिंग ग्राउंड गेम बहुत अच्छा है, वेल राउंडेड है। अगर वो फोकस्ड रहे, ये सारी ट्रैश टॉकिंग, पहले से ही विक्ट्री सेलिब्रेट कर लेना, अपना इंस्टाग्राम अपडेट कर देना, इन सारी चीज़ों से थोड़ा दूर जाए। ट्रैश टॉकिंग जो उसके दिमाग में घुस गई थी, आई होप वो जस्टिन गेची ने दिमाग से बाहर निकाली हो, बट अगर वो फोकस्ड रहेगा तो डेफिनेटली बहुत यंग फाइटर है इलिया टोपुरिया, अभी 30-31 एज की अराउंड का ही है और वो दोबारा से चैंपियन बन सकता है। और भाई क्रेडिट्स टू इस्लाम महाचेव, इतना फियरसम अपोनेंट माना जाता है, राइवल माना जाता है, और राइवल के बारे में भी एक एक्चुअल न्यूट्रल ओपिनियन दे पाना बहुत कम ही लोग यहाँ पर कर पाते हैं ऐसे फाइट गेम के अंदर। आप सबका इस बारे में क्या सोचना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।